हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 10th का जो कि हमारी सीरीज चल रही है क्लास 10th वाली रियल नंबर्स वाली, उसमें हम पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, और उनमें हमने सीखा था कि परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं और उनका दशमलव रूप भी हम पूरी तरह से सीख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड की जो विभाजन की प्रमेयिका थी, जो उन्होंने विभाजन को और सिंप्लीफाई करने के लिए दी थी, और जिसके थ्रू आप HCF मतलब महत्तम समापवर्तक भी निकाल सकते हैं, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आइए समझते हैं। देखिए, पहली ही जो हेडिंग है इसमें दी गई है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जो यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिथम था, उन्होंने क्या बोला था यूक्लिड साहब ने? तो उन्होंने बोला था कि ये तो खैर सबको ही पता होता है कि भाज्य जो होता है वो भागफल और भाजक का गुणनफल होता है और उसमें शेषफल जोड़ दिया जाता है। यह प्रत्येक भाग के लिए पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है। आप दुनिया में कोई भी डिवीज़न कर रहे हैं, कैसा भी आप डिवाइड कर रहे हैं, कैसा भी भाग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती होंगी। क्या क्या देखने को मिलता है कि भाज्य जो होता है वो बराबर होता है भाजक के इनटू किसके, भागफल के और प्लस शेषफल। मतलब थोड़ा सा हिंदी में आपको ये टर्म अजीब से लग रहे होंगे, या फिर जो हिंदी में पूरी तरह से फेमिलियर है उनको समझ में आ रहे होंगे। ज़्यादातर बच्चे इनको अंग्रेजी में भी याद कर लेते हैं। कैसे याद करते हैं कि ये जो भाज्य होता है इसको डिविडेंड बोलते हैं, जो भाजक होता है उसे हमेशा बोला जाता है डिवाइजर, और भागफल को हमेशा कोसेंट बोला जाता है, और शेषफल को हमेशा रिमाइंडर बोला जाता है। तो यही हमारी यूक्लिड साहब की भागफल की, या फिर जो विभाजन की, या हम कह सकते हैं डिवाइड का जो एल्गोरिथम था, जो प्रमेयिका थी, जो उन्होंने प्रमेय दी है, वो यहीं से स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए, कोई भी दो पूर्णांक होंगे a व b, उनके लिए दो अनोखे पूर्णांक q व r इस प्रकार से संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होते हैं? a व b के लिए q और r का रिलेशन क्या होता है कि a बराबर bq प्लस r। अब आप कुछ समझ पाए? यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि a जो है वो भाज्य का काम कर रहा होगा। देखिए, इससे इसको जोड़ने का प्रयास करिए कि यह और यह दोनों आपस में सेम हैं। अब ये कैसे सेम हैं उसको मैं वन बाय वन डिस्कस किए देता हूँ। ये a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ये a जो है ये पक्का भाज्य का काम कर रहा होगा। ये जो b है ये भाजक का काम कर रहा होगा। q भागफल का काम कर रहा होगा, और r शेषफल का काम कर रहा होगा। इसका सिंपल मतलब बस इतना सा है कि जो a है वो भाज्य है और b जो है वो भाजक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि a में भाग लगाया गया होगा b के द्वारा, और कितने बार भाग लगा होगा? q टाइम्स भाग लगा होगा, और जो शेष बच जाएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। जो शेष बच जाएगा वो हमेशा रिमाइंडर के बराबर होगा। इसका सिंपल मतलब बस इतना सा है, और यही हमारे यूक्लिड साहब ने इस फॉर्मेट में दिया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता देते हैं, और ये आपने प्रत्येक डिवाइड में नोटिस भी की होगी। जब जब आप डिवाइड करते हैं आपने ये चीज़ जरूर नोटिस की होगी। कैसे कि जैसे आप मान के चलिए आप 3 में, ये 3 का डिवाइड कर रहे हैं 5 में, तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर जो बच जाएगा, जो शेषफल बच जाएगा वो 2 बच जाएगा। यहाँ पे अगर क्लियरली समझें, अगर हमारे यूक्लिड साहब के हिसाब से चलें हम, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर बोल के गए हैं वो। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर उन्होंने बोला है, तो आप खुद बताइए कि ये जो है ये किसका काम कर रहा है? ये a का काम कर रहा है, सॉरी ये b का काम करेगा क्योंकि हम a में तो डिवाइड ही कर रहे हैं, और जो 5 है यहाँ पे ये a का काम कर रहा है, 1 q का काम कर रहा है, और 2 r का काम कर रहा है। यही है, बिल्कुल यही प्रोसेस बता के गए हैं वो हमारे यूक्लिड साहब।
अब जब यही प्रोसेस वो हमको बता के गए हैं तो आप खुद बताइए कि अगर मैं इसमें इस डिवाइड को फिक्स करके देखूं, इन सभी क्वांटिटीज़ को वापस इसमें रख के देखूं, तो क्या यह हमारे इस समीकरण को संतुष्ट करेगा? अभी चेक कर लेते हैं। तो a बराबर कितना है? 5 के बराबर है। b कितने के बराबर है? हमारा 3 के बराबर है। इनटू q कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। और r हमारा कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। तो टोटल कितना आया? 3 और 2 5, तो ये भी 5 के बराबर। देखो LHS बराबर RHS हो गई, इसका मतलब यह प्रत्येक भाग के लिए संतुष्ट करेगा। आप बहुत सारे डिवाइड ले सकते हैं, अलग से भी आप डिवाइड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम अलग से डिवाइड लेके देखें, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 10 में डिवाइड करते हैं 4 के द्वारा, और देखते हैं कुछ भी डिवाइड ले सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे 17 है, 17 में आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 29 है, 29 में आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नोटिस करेंगे। चलो इसको 5 से मत करो, क्योंकि नहीं तो फिर आपका B और Q दोनों सेम हो जाएंगे, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलो 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करेंगे, देखते रहिएगा, बोर्ड की तरफ देखते रहना सब। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी चीज़ नोटिस करेंगे कि 4 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर भी कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा, जो कि 15 हो जाएगा, और रिमाइंडर इस बार कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। जब हम 6 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये कितना बार जाएगा? ये 4 टाइम्स जाएगा, और अब की बार रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा 5 बच जाएगा। अब आप खुद बताइए, क्या हमारा यूक्लिड का जो डिवीज़न अलगोरिथम था वो यही था? यूक्लिड साहब की जो विभाजन की प्रमेय थी यही थी, a बराबर BQ प्लस R। अब यदि हम प्रत्येक डिवाइड में, प्रत्येक भाग में इस चीज़ को संतुष्ट करके देखें तो अभी पता चल जाएगा कि कितना संतुष्ट होता है, ये कितना नहीं होता है। तो हमारा जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो डिवाइड का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है यूक्लिड साहब के हिसाब से। यूक्लिड साहब हमको यही बोल के गए थे कि आपने a में डिवाइड करना है, b से डिवाइड करना है, ये q टाइम्स जाएगा, और ये जो होगा r आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इन सभी को कंपेयर करके देखो तो यहाँ पे 10 जो है वो a का काम कर रहा है, 4 b का काम कर रहा है। इसके हिसाब से अगर चलें, q यहाँ पे 2 है और r भी यहाँ पे 2 है। क्लियरली दिख रहा है कि ये r है, ये q है, ये a है और ये b है। अब यदि प्रूव करके देखें कि क्या यह संतुष्ट किया या फिर नहीं किया, तो 10 बराबर देखिए 8 प्लस 2 जो कि 10 बराबर 10 आ जाता है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, इसके लिए यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। अगले के लिए चेक करते हैं, ये Q का मान है, ये यहाँ पे A का मान है, ये B का मान है और ये R का मान है। तो बताइए 17 बराबर किसके होगा? 3 और 5 का मल्टीप्लाई होता है B और Q का, और R को जोड़ दिया जाता है। तो 15 प्लस 2 17 हो जाएगा, ये भी 17 हुआ, इसके लिए भी सेटिस्फाई कर गया। अगले को चेक करते हैं, ये यहाँ पे Q का मान होता है, ये R का मान होता है, ये यहाँ पे A का मान होता है, ये यहाँ पे B का मान होता है। अब यदि हम फिर से देखें, जो कि हमारा समीकरण कुछ इस तरह से होता है, A बराबर BQ प्लस R, तो इसमें रख के देखें तो ये 29 इक्वल्स टू B कितना है हमारा 6 है, Q 4 है और R भी हमारा 5 है। तो ये कितना आया 29 बराबर 29। तो इसके लिए भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो यूक्लिड साहब ने ये जो उनका विभाजन की जो प्रमेय है ये पूरी तरह से सेटिस्फाई कर जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह यूक्लिड साहब ने सभी डिवीज़नों को देख के ही बनाई गई होगी, और बहुत ही शानदार प्रमेय है, बहुत ही शानदार एल्गोरिथम है। इस पे किसी भी डिवाइड को आप वर्क कर सकते हैं, किसी भी डिवाइड को चेक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रोसेस से ये समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके आपने क्या निकालना है, यहाँ पे आपने निकालना है कि HCF क्या होगा। HCF तो सभी जानते होंगे कि HCF होता है क्या होता है HCF, सभी बताएं। एक तो होता है लघुत्तम समापवर्तक, एक होता है महत्तम समापवर्तक। ये हिंदी मीडियम वाले हैं। अब हिंदी मीडियम वालों को वैसे तो आप इसको लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक से याद नहीं करते होंगे, हमेशा LCM या HCF से ही याद करते होंगे। तो आप ऐसे ही याद करना, HCF से ही याद करना है इसको। अब देखिए HCF ही बताना है। जनरली आप कैसे कर रहे होते हैं HCF, तुम खुद बताइए।
HCF आप ऐसे कर रहे होते हैं 135 है, फिर इसमें 225 से ये डिवाइड कर दिया जाएगा 135 से, और यहाँ पे जो भी रिमाइंडर वगैरह बचते आते हैं उनसे फिर लगातार डिवाइड होता जाता है। चलो इस प्रोसेस से एक बार समझ के ही देखते हैं कि HCF आएगा कितना। ये कितने बार जाएगा, एक बार डिवाइड हो जाएगा, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये 1 टाइम कैंसिल हुआ और ये बच कितना गया, ये 0 और यहाँ पे 90। क्या 90 अगर यहाँ पे रिमाइंडर आया है तो क्या आप बोल सकते हो कि 135 इसका HCF हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी तो HCF होता है, तभी तो HCF निकलता है। लेकिन अभी यार रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, अब इस 90 से डिवाइड करेंगे। देखिए आपका डिवाइड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पे 90 से डिवाइड किया जाएगा, और डिवाइड किस में किया जाएगा, जो आपका रिमाइंडर होता है ना, जो आपका शेषफल होता है वो इस बार क्या बन चुका होता है, वो इस बार भाजक बन चुका होता है, जिससे आप भाग लगाएंगे। और किस में भाग लगाएंगे, जो आपका ओरिजिनल भाजक था, जिसके द्वारा आप भाग लगा रहे थे, जो ओरिजिनल डिवाइजर था, वो इस बार डिविडेंड बन जाएगा, मतलब भाज्य बन जाएगा। तो 90 से भाग लगाया जाएगा 135 में। ये कितने बार जाएगा, ये भी 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पे 90 आ जाएगा, और अब इस बार बच जाएगा 45। क्या इस बार रिमाइंडर 0 आया? बिल्कुल भी नहीं आया। तो अब की बार क्या करना होगा मेरे भाई, अब की बार फिर से यार डिवाइड करना होगा। तो यह प्रोसेस आगे तक चलती जाएगी जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब 45 आपका डिवाइजर का काम करेगा, वो भाजक का काम करेगा, और भाज्य कौन होगा इस बार? इस बार भाज्य ना तो 135 होगा, ना 225 होगा, ना ही ये 135, तो बचेगा कौन सा, 90, जो आपका ओरिजिनल भाजक था ना, जो इससे पहली प्रोसेस में जो आपका भाजक रहा है, जब जिसमें शेषफल आपका 45 आया है, वही भाजक अब यहाँ पे भाज्य का काम करेगा। वो 90 आ जाएगा, और ये 2 बार चला जाएगा, और ये 90, इस बार आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, आप डायरेक्टली बोल देंगे कि इसका पूरी प्रोसेस का जो HCF आया वो कितना आया, 45 आया। तो एक तरीका तो आपके पास ये होता है कि डिवाइड के फेनोमेना को आगे बढ़ाते जाएं और यहाँ पे आप HCF निकालते हैं। दूसरा तरीका होता है, यूक्लिड सर ने जो अपनी प्रमेयिका बनाई है, जो उन्होंने विभाजन की प्रमेयिका है, उसका यूज करके करें। चलो उसका यूज करके करते हैं। आंसर हमारा 45 ही आना चाहिए, ये हम पहले ही निकाल के रख लिए हैं। तो हमारे यूक्लिड साहब ने जो हमें प्रमेयिका दी है वो दी है BQ + R। यहाँ पे ये सबको पता है कि A बराबर BQ + R का मतलब क्या है कि B से A में डिवाइड किया जा रहा है, यही कहना चाह रहे हैं वो। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि किसका किस में डिवाइड हो सकता है। 135 और 225 कौन किस में डिवाइड लगाएगा, 135 डिवाइड लगाएगा 225 में, क्योंकि 225 बड़ा है, 135 छोटा है। तो आप क्या करेंगे, 225 को यहाँ पे लिख देंगे, ये 225 का काम कर रहा है और ये 135 का काम कर रहा है। अब आप माइंड में ही इसका डिवाइड करेंगे, जितना भी डिवाइड होगा अब अपने ब्रेन का यूज करेंगे, कॉपी पेन कम यूज करेंगे, इसकी तरह नहीं करेंगे, ये वाली जो प्रोसेस होती है। अब क्या करना है, 225 = 135 × Q, मतलब कितने टाइम्स आपने डिवाइड किया, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 1 टाइम ओनली, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। R कितना होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 90। तो जो डिवाइड आप इतनी प्रोसेस में कर रहे थे, वो यूक्लिड सर ने बस इतना बोला था कि इसका यूज करो और डिवाइड को आप लॉन्ग स्ट्रक्चर में मत करो, आप एक स्ट्रक्चर में करो, एक लाइन में करो, जो कि किस फेनोमेना से, किस इक्वेशन से, A बराबर BQ + R से सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहला डिवाइड आपका कंप्लीट हुआ। क्या रिमाइंडर 0 आया? बिल्कुल भी नहीं आया। रिमाइंडर तो दूर दूर तक 0 नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर है कितना, 90 है यार। अब फिर से डिवाइड करना होगा। अब की बार प्रोसेस चेंज होगी, और प्रोसेस कैसे चेंज होगी, अच्छे से देखते रहना। यहाँ पे ये A का काम कर रहा था अब तक, ये B का, ये Q का और ये R का। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, और क्या लाइन होगी वो, दोबारा यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का से। अब हम दोबारा यूक्लिड की जो डिवीजन की एल्गोरिथम है उसका फिर से यूज करेंगे। अब ये यूक्लिड साहब हमको बता के तो यही गए a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब की बार सबके दिमाग में ये डाउट आ चुका होगा कि अब ये a b q और r ये होंगे कौन कौन। इंपॉर्टेंट तो ये है, चलो क्यू आर तो बाद में आएंगे, पहले a और b कौन होंगे। तो इस बार जो a और b होंगे वो अच्छे से समझते रहना कि यहाँ पे जो आपका b था, जो b रहा था, b मतलब क्या था, जिससे डिवाइड हो रहा था, वो इस बार किसका काम करेगा, वो इस बार a का काम करेगा। मीन्स 135 यहाँ पे आ जाएगा। और जो आपका रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर कितना बचा था, 90 बचा था ना, सबको पता है 90 बचा था। अब रिमाइंडर जो है वो किसका काम करेगा, वो इस बार b का काम करने वाला है। आया मजा। अब ये आ चुका है 90। अब ये 90 से कितने टाइम जाएगा 135 तक, तो ये 90 से एक ही बार जाएगा भाई। 2 बार जाने पे 180 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक ही बार जाएगा और इस बार रिमाइंडर कितना बचेगा, 45। क्या रिमाइंडर इस बार 0 आया, बिल्कुल भी नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 ही नहीं आया तो भाई क्यों इतना लंबा प्रोसेस करते जा रहे हो, जल्दी से रैप अप करो इसको। तो एक बार और लगा दिया जाए, यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिथम है, इसी लाइन को आप दोबारा लिखेंगे, बिल्कुल सेम लाइन आपको यहाँ पे फिर से लिखनी होगी कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का फिर से प्रयोग करने पर। अब हम दूसरी बार तो यूज कर चुके थे, अब तीसरी बार लास्ट बार यूज कर रहे हैं। शायद इस बार आ जाना चाहिए हमारा HCF। इस बार तो जरूर ही आ जाएगा क्योंकि आप राइट हैंड साइड में बहुत कुछ देख रहे होंगे। अब यहाँ पे जो 90 था, जो कि किसका काम कर रहा था, b का काम कर रहा था, वो इस बार a का काम करेगा। 90 आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब आप डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0। इस बार तो आ गया हीरो, कितना आया, 0। तो इस बार HCF कितना हो जाएगा, सभी बताएं। HCF ना तो 90 होगा ना ही ये 2 होगा, HCF होगा कौन, HCF होगा हमारा 45। अब 45 क्यों होगा, क्योंकि इसी से तो डिवाइड किया गया था। डिवाइड किससे किया गया है, 45 से किया गया, और लास्ट स्टेज पे आपको रिमाइंडर 0 मिल चुका है और यही आपका HCF होगा। अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज इस बात से होते हैं कि यह HCF सिर्फ इन दो के लिए है, 135 और 225 के लिए है। अब मैं आपको बहुत काम की चीज बताता हूं जो बहुत ही जरूरी चीज है। यहां पे HCF आपको पता किस किस का मिला है, ये ठीक है, आपका आंसर 45 आया, बिल्कुल सही है कि HCF आपका 45 है। लेकिन ये प्लीज मत बोलना कभी भी किसी को कि यह ओनली 135 और 225 का HCF है, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत सारी क्वांटिटीज का HCF है। किस किस का, इसी में दिख रहा होगा आपको, अच्छे से देखिए, बोर्ड की तरफ देखते रहना सभी। ये देखो 225 और 135 का तो बिल्कुल 45 ही है, 135 और 90 का भी यही है, 135 और 90 का भी यही है। और किस किस का, 90 और 45 का भी HCF आपको 45 ही मिलेगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, कहां अभी आप एक HCF निकाल रहे थे 2 क्वांटिटीज के लिए, अब आपको यही HCF 6 क्वांटिटीज के लिए मिल गया, इन 2 के लिए, इन 2 के लिए और ये लास्ट वाली 2 के लिए। अभी आपको पूरा समझ में आया होगा कि HCF यूक्लिड सर ने कितना इजी बना दिया था कि HCF इस तरीके से निकालो, बहुत आसान होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इधर से भी आपका HCF 45 ही आया था, नो डाउट, और यहाँ पे भी HCF आपका 45 ही आया है। उम्मीद है ये सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं, एक बार तो आपको ट्राई करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं कि इसका HCF कितना होगा। या तो आप डिवाइड के लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं या फिर यूक्लिड सर के डिवीजन से कर सकते हैं। चलो हम करके देखेंगे अब यूक्लिड सर के डिवीजन से, जो कि हमारा कितना था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे 255 छोटा है और 867 बड़ा है। तो अब यहाँ पे हम डिवाइड की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे यूक्लिड सर वाली को। तो यूक्लिड सर क्या बोल के गए कि 867 को यहाँ लिखिए, 255 को यहाँ लिखिए, और ये कितने टाइम्स जा सकता है इसमें,
2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, बताइए कितने टाइम्स? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स तो जाना ही चाहिए। तो 3 टाइम्स हम करके देख लेते हैं इधर डिवाइड 255 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा? क्या इतना ही आएगा? सभी बताएं क्या इतना ही आएगा? 765 ही आएगा क्या? क्या 765 ही आएगा? बिल्कुल 765 ही आना चाहिए। तो ये 765 आ जाएगा। तो क्या 765 थोड़ा सा कम नहीं रहेगा? हाँ कम रह जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कितना कम रहेगा इतना चेक कर लेते हैं, कितना कम रह जाएगा बताइए। 867 में से अब यहाँ पे 765 को आप माइनस कर दीजिए, जो कि कितना आ जाएगा? ये 2 होगा, ये 0 हो जाएगा और ये 102। बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ पे 102 हो जाएगा। 102 ही होगा, बिल्कुल 102 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये यहाँ पे 102 आ जाएगा, इसको आप रफ कर सकते हैं। अब आप खुद बताइए कि यहाँ पे क्या आपका रिमाइंडर 0 आया? बिल्कुल भी नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो अगेन यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म, फिर से या दोबारा से यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का से। अब यहाँ पे आप खुद बताइए कि 255 इस बार ए का काम करेगा, बी का काम 102 करेगा और बाकी आप डिवाइड का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 102 से ये कितने टाइम्स जाएगा? कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स तो आराम से चला जाएगा, तो 2 बार लगा दीजिए। अब कितना आ गया? ये 204 आ चुका है। 204 में कितने की कमी रही? तो यहाँ पे ये 51 की कमी रही। बिल्कुल सही है, 51 की कमी रही। क्या अभी भी आपका रिमाइंडर 0 आया? बिल्कुल भी नहीं आया। अगेन आपको यूज करना होगा, अगेन यूज ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आपको फिर से यूज करना है। अगर यहाँ पे आप फिर से यूज कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि इस बार कितना होने वाला है। यहाँ पे अब की बार 102 ए का काम करेगा, बी का काम करेगा 51 और ये कितने टाइम्स कैंसिल हुआ? सभी बताएं, क्या कैंसिल हो पाएगा? 2 टाइम्स कैंसिल हुआ ना। तो इस बार जो आपका HCF होगा, सभी को दिख चुका होगा कि यहाँ पे 51 आपका HCF आ चुका है और सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे कि HCF आपका 51 आया है। अब यह 51 किस किस का HCF है सब बताएं। सबसे पहले आपसे जो पूछा गया था उसी का है, 255 और 867 का है। दूसरा, और किस किस में हमने यूक्लिड कितने बार लगाया है, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ में? 255 में और 102 में। तो 255 और 102 और 255 के लिए भी यही काम करेगा। और कौन कौन है? 102 और 51 के लिए भी यही वर्क करेगा। मीन्स 51 और 102 इन तीनों का अगर आपसे HCF पूछा जाता है, किसी भी एक का पूछ सकते हैं वो, तो वो कितना आ जाएगा? 51 ही आएगा। ये सभी को समझ में आ गया होगा और वैसे भी आप भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। इस बार 3 क्वांटिटीज दी गई हैं। अब इन 3 का कैसे किया जाएगा? 2 का तो सीख गए। अगर आप 2 का सीख गए हैं तो 3 का तो बहुत ही आसान है, और 3 का सीख जाओगे तो फिर कितने का भी निकाल दोगे। चलो देखते हैं। तो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम हम सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटे यहाँ पे 184 हैं, फिर 230 हैं, फिर 276 हैं। ये सबसे बड़े हैं, ये यहाँ पे इनसे छोटे और ये सबसे छोटे हैं। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पहले 2 सबसे छोटी क्वांटिटीज़ में स्टार्ट करेंगे। तो इन 2 के लिए हम यूज़ करने वाले हैं A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ये 230 A का काम करेगा, B का काम करेगा 184, और ये कितने टाइम्स कैंसिल हुआ? शायद 1 बार। एक ही बार जाएगा इसमें तो डिवाइड। जब ये एक बार जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? टोटल 46 रिमाइंडर बच जाएगा इस बार। क्या रिमाइंडर आपका 0 आया? नहीं आया तो फिर से लगाना होगा हमको यूक्लिड। तो अगेन मीन्स दोबारा A बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब जब दोबारा लगा रहे हैं तो अब की बार 184 लेफ्ट में आ जाएगा, जो कि A का काम करेगा। 46 से डिवाइड किया जाएगा। ये कितने बार डिवाइड होगा? मेरे हिसाब से ये 4 बार इसमें कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इस बार करके भी देखिए।
4 इंटू 6 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 4 आया, 2 ऊपर गया, 4 का 4 में करेंगे तो 16 और 16 और 2 18, सही है। तो रिमाइंडर आ गया इस बार 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या आप अपने डिवाइड को यहीं पे रोक सकते हैं? क्या यूक्लिड की और प्रोसेस आगे करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, अब तो हो गया इन दोनों का काम। तो यहाँ पे इन दो के लिए HCF आपको कितना मिला? HCF सबको दिख गया होगा, कितना आया है मेरे भाई? HCF सबको दिख गया है, HCF आ चुका है 46। जब HCF 46 आया है तो ये किस किस के लिए आया है? सबसे पहले आया है ये 230 और 184 के लिए। और किसके लिए आया है ये? और यह 184 और 46 के लिए आया है। इन दो के लिए हमको HCF मिल चुका है। अब जो आपकी तीसरी क्वांटिटी बच जाती है, अभी तीसरी बच गई थी, तीसरी का नाम है 276। अब 276 का आप HCF किसी और के साथ नहीं चेक करेंगे, जो आपका HCF पहले 2 का आया है, इन दोनों को मर्ज करके एक कॉमन HCF निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? जो आपका इन दो का HCF आया 184 और 230 का, इन दोनों का हमको HCF मिला था अभी कितना? 46। अब ये 46 किसके लिए काम करेगा? इसका, और हमको निकालना है 276 का। इन दोनों का हमको HCF अब चेक करना है। जो HCF हमको मिलेगा वो इन तीनों का HCF होगा, वो इन तीनों का कॉमन HCF होगा। अब कैसे निकालेंगे? अगेन यूक्लिड साहब तैयार बैठे हैं। ये 46 बड़ा है, 46 छोटा है 276 से, तो 276 को लेफ्ट में लिखा जाएगा, 46 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। कितने बार होगा? ये जाएगा 6 टाइम्स, बिल्कुल सही है, 6 टाइम्स होगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 6 बार हम गुणा करेंगे और आपको रिमाइंडर इस बार 0 मिल जाएगा। तो आप खुद बताइए कि इस बार भी HCF क्या चेंज हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, हमारा HCF जिंदाबाद 46, आपका आंसर 46 रहेगा। तो ये HCF और किस किस का मिला हमको? ये HCF हमें मिला 46, ये HCF चेंज नहीं हुआ है। ये किस किस का है? 276 और 46 का भी यही है। मीन्स अगर आपसे बोला जाए कि इन तीनों का बताइए, तीनों का किस किस का? 184, 230, 276, इन तीनों का ही HCF हमारा कौन होगा? हमारा HCF होगा 46। 46 हमारा HCF तैयार बन के बैठा है। 46 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि अगर 3 का निकालने को बोलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 2 का निकालना है, फिर जो 2 का आया है उसको तीसरे के साथ HCF में प्रोसेस में लेके जाना है, और फिर जो आपका कॉमन HCF होगा, जो लास्ट में HCF निकल के आएगा, वो तीनों का HCF होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन 3 वाला ही है, कायदा में ये आपको खुद करना चाहिए। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद अपने पेन पेपर लेके बैठे होंगे आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स की वीडियो है। मैथ्स की वीडियो में हमेशा पेन पेपर अपने साथ रखा करो, क्योंकि आपको कब क्वेश्चन करना पड़ जाए, बिना खुद से किए आपको कभी भी मैथ समझ में आ ही नहीं सकता है। मैथ पूरा का पूरा प्रैक्टिस का गेम है, पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस का गेम है कि इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, जितना ज़्यादा आप खुद से क्वेश्चन बना के जाओगे, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हो। तो आपका टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा समझाएंगे, क्लासेस आपको प्रॉपर मिलेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपकी मेहनत। क्योंकि आप जब तक खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे, वीडियोज़ आप कितनी भी देख लें, यूट्यूब पे, ऑनलाइन, गूगल पे, कहीं ना कहीं आपको वीडियोज़ तो बहुत सारी मिल जाएंगी, किसी के एप्लीकेशन में, कहीं ना कहीं किसी कोचिंग सेंटर वालों के पास बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, लेकिन आपको खुद से एफर्ट लगाना होगा। खास करके मैथ्स में आपको अच्छे से एफर्ट लगाना होगा। तो आइए फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपना 136 170 255। सबसे बड़े हैं यहाँ पे 255, इनको बाद के लिए छोड़ देते हैं, इनके पास आते हैं, जल्दी से लगाएंगे। 170 कितने टाइम्स? 136 1 टाइम, कितना बचा? यहाँ पे बच जाएगा 34, यहाँ पे 34 बचेगा, और इस 34 का आप दोबारा से यूज करेंगे, थोड़ा स्पीड में करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब की बार 136 इक्वल्स टू 34 से कितने टाइम्स कैंसिल हुआ? कितने टाइम्स कैंसिल होगा? क्या 4 बार कट जाएगा? 4 बार चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर इस बार 0 आ गया। तो हमको HCF डायरेक्ट कितना मिल गया? ये 2 स्टेप का ही गेम था, 2 स्टेप में ही हमको HCF दिख गया। तो HCF हमारा आ चुका है कितना? 34। और ये किस किस का आया है? ये आप सबको दिख रहा होगा, ये HCF हमको मिला है किस किस का? 170 136 का, और 136
और 34 का। अब आप खुद बताइए कि इस 34 को हम तीसरे वाले के साथ लेके जाएंगे ना। तो 34 और 255 का हमको HCF निकालना है और वही HCF हमारा तीनों के लिए वर्क करेगा। अब ये HCF होगा कितना, आइए बोर्ड की तरफ। 255 को कैसे लिखेंगे आप, क्योंकि ये बड़ा है तो 34 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा आप बताइए, कितने बार, अंदाज़ा कितने बार जो है लगभग 7 टाइम्स एक बार करके देखते हैं। 8 टाइम्स थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो 7 टाइम्स करके देख लेते हैं। 7 4 28 और यहाँ पे 7 3 21 21 और 21 और 2 हो जाता है 23। तो ये 238 आ गया और 238 को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे 255 में तो ये 17 आ जाएगा, 17 आएगा ना। अब ये 17 बच जाता है हमारा, इसको आगे चल के यूज करेंगे। अब 34 हमारा ये जो बनेगा ये A का काम करेगा, B का काम हमारा 17 करेगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, रिमाइंडर आया 0। अब आप खुद बताइए कि यहाँ पे HCF कौन आया, HCF तो नया आया ना इस बार। अब की बार HCF कौन मिला है आपको, 17 मिला ना। तो इस बार HCF आपका चेंज होके आ गया और 17 हुआ। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जो लास्ट में आपका HCF होगा, जो सभी को यूज करने के बाद जो सबसे लास्ट में होगा, यहाँ पे सभी यूज हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। 136 भी हो गया, 170 भी हो गया, 255 भी देखो यहाँ पे यूज हो चुका है। तो तीनों यूज हो चुके हैं। तो आपको फाइनल HCF कौन मिला, 17 मिला। तो इन तीनों का जो HCF होगा वो 17 होगा। कैसे HCF 17 किस किस के लिए वर्क करेगा अभी बता देते हैं आपको। देखिए HCF 17 पहले तो ये 136 170 के लिए वर्क करेगा, 136 170 के लिए वर्क करेगा। फिर ये 170 और 255 के लिए भी वर्क करेगा। फिर इन तीनों के लिए भी यही वर्क करेगा। बाकी इस प्रोसेस में 136 और 34 के लिए भी यही वर्क करेगा। और कौन सा 255 34 और 255 के लिए भी हमारा 17 ही HCF वर्क करेगा। तो आपका अकेला इकलौता HCF कितने लोगों के लिए वर्क कर रहा है आप समझ पा रहे होंगे। यह पूरी चेन की चेन है जो कि 17 के लिए HCF के लिए तैयार बैठी है। तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि 3 में कितना मज़ा आता है 3 का करने में, 4 के में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो आपको खुद करने हैं क्वेश्चंस। अब देखिए दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का ही होता है जहां q एक पूर्णांक है। अब इन्होंने क्या बोला है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक मीन्स जो भी विषम संख्याएं होंगी, विषम पूर्णांक होंगे, वो इनमें से किसी ना किसी एक रूप के होंगे। अब इसको हम यूक्लिड का यूज करके कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए यूक्लिड साहब बोलते थे कि a = bq + r होना चाहिए। अब यदि मैं इसकी तुलना, ये जो आपको तीनों दिए गए हैं 6q + 1 6q + 3 6q + 5, इनकी तुलना अगर इससे करने की कोशिश करूं तो ये bq + r है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जो कि कॉमन दिख रही होगी, क्या कॉमन दिख रहा है कि ये जो 6 है ये सभी में कॉमन है इनमें, और ये b का काम कर रहा है। और q तो खैर सभी में कॉमन है ही, q तो क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसे बोला जा सकता है कि b जो है वो b = 6 है, b कभी 6 रहा होगा तभी तो हमको ये प्रोसेस मिल सकती है, तभी तो ये तीनों के तीनों टाइप हमको मिल सकते हैं। तो b हमारा 6 रहा होगा। अब जब b 6 रहा होगा, a का हमको पता नहीं है, लेकिन आप डिवाइड किससे करते हैं, b से डिवाइड करते हैं। और किस में करते हैं, a में करते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो यही कर रहे होते हैं ना आप, a में डिवाइड कर रहे होते हैं, b के द्वारा डिवाइड कर रहे होते हैं, यही कर रहे होते हैं। अब आप खुद बताइए कि जब b से डिवाइड कर रहे हैं, a में डिवाइड कर रहे हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर आप 6 से किसी भी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर हो सकती है दुनिया की, कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है, 40 हो सकता है, 41 हो सकता है। तो आप खुद देखिए 36 भी हो सकता है। तो आप 36 में जब डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। जब आप 37 में डिवाइड कर रहे होंगे, 37 में भाग लगा रहे होंगे 6 से, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जब 38 में लगा रहे होंगे तो कितना मिलेगा, 2, 39 में लगा रहे होंगे 3, और 40 में लगा रहे होंगे तो 4, और 41 में लगा रहे होंगे तो 5। जैसे ही आप 42 की तरफ जाओगे तो वो 6 से पूरा कट जाता है, 6 × 7 करेंगे तो 42 ही होता है, तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। उससे ज़्यादा आपको चाहिए नहीं, तो रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है। तो रिमाइंडर कितनी पॉसिबिलिटी है, 0 1 2 3 4 5,
इन 5 पॉसिबिलिटी में से कोई सा भी एक हो सकता है। और ये आपको बताया भी होगा कि यूक्लिड की जब स्टार्टिंग में, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको भी समझ सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो r जो होता है ये हमेशा 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। मतलब b से छोटे का मतलब हुआ b जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, b से डिवाइड हो रहा है, a में डिवाइड हो रहा है। तो जो r होता है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा, b के बराबर नहीं होगा। b के कभी बराबर मत ले लेना r को। तो अब वापस वहीं पर पहुँच जाते हैं हम। वापस से कहाँ पहुँच गए, ये आ गए यहीं पे। और यहाँ पे आप अच्छे से देखिए तो r बराबर इतना है, तो r आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 यहाँ तक जा सकता है, 6 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप b मतलब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं, आपके शेषफल क्या क्या आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है, या 2 1 या 2 या 3 या 4 या 5, यही हो सकते हैं। तो अगर मैं इन सभी को यूक्लिड की डिवाजन, ये जो यूक्लिड की जो विभाजन की जो प्रमेयिका थी उसमें सेटिस्फाई करके देखूं तो क्या मिलेगा मुझे, आप खुद बताइए। a बराबर हर एक केस में यही मिलने वाला है। b का वैल्यू तो 6 था और q भी फिक्स है, q उसने बोला है कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। r की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या आएगी, 0। ये r की वैल्यू जब आपने 0 रखी, देखते रहना सभी, r की वैल्यू जब 0 रखी तो यहाँ पे 0 आ चुकी है। अब की बार हम चेंज करेंगे, फिर थोड़ा सा गैप में लिखते हैं, 6q प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि a जो कि 2 है, b की जगह पे 6 आया, r की जगह पे 1 आया। फिर हम तीसरा लिखते हैं, a इक्वल्स टू 6q प्लस 2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगला अगर हम आगे बढ़ें तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का आपको 1/1 मीनिंग भी समझना है। 6q प्लस 4 भी लिखा जा सकता है। और लास्ट वाला जो छूट गया है उसको आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब आप स्टार्टिंग करिए a इक्वल्स टू 6q से। q की जगह पे उसने बोला है कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, मतलब q का मान यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, +-1 +-2 +-3 कुछ भी रखा जा सकता है। लेकिन उसने बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए भाई हमको। धनात्मक का मतलब क्या हुआ कि आप q की जगह पे पॉजिटिव ही वैल्यू डालो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको धनात्मक ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे नेगेटिव वालों को कैंसिल भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे नेगेटिव आए हैं इनको आप हटा भी सकते हैं। आपको सभी के सभी पॉजिटिव लेने हैं, 1 2 3 4, यही आपको यूज़ करने हैं। तो आपने सबसे पहले अगर q की जगह पे 1 डाला होता तो यहाँ पे कितना मिलेगा, पहले वाले केस में, ये फर्स्ट वाला केस है, उसमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। q की जगह पे 2 डाला होता तो कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा। q की जगह पे 3 डाला होता तो कितना मिलेगा, 18 मिल जाता। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे नंबर्स आपको कैसे कैसे मिलती जा रही हैं, 6 12 18। तो ये सम है या विषम है, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट आया सम, ये आपको सम मिलेगा। तो ये तो आपको काउंट ही नहीं करना है, ये तो लेना ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला था विषम पूर्णांक चाहिए हमको, तो धनात्मक। अब यहाँ पे q की जगह पे इसमें चेंज करिए तो फिर वैल्यूज, q की जगह पे जब आपने 1 डाला तो कितना आया, 6 और 1 7 आया। फिर 2 डाला तो कितना आया, 13 आया। फिर 3 डाला तो कितना आया, 19 आया। ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे आप बताइए सम आ रही है संख्याएं, विषम आ रही हैं, विषम आ रही हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिया जा सकता है, आगे पॉसिबिलिटी खुली हुई है। ऐसे ही सेम q की जगह पे हमने इसमें भी वैल्यूज डाली, तो 1 डाला तो 6 1 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 2 डाला तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 3 डाला तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। और ये कैसा रहा, ये तो भाई सम रहा, तो ये हमको नहीं लेना है, हमको तो विषम लेना था। अब यहाँ पे सिमिलरली q की जगह पे तो आपके पास एंट्रीज हैं कि q की जगह पे आप 1 डाल सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपने डाला तो कितना मिला आपको, आप खुद बताइए। जब आपने 1 डाला तो कितना आया, 9 आया। 2 डालने पे कितना आया, 15 आएगा। फिर 3 डालने पे कितना आएगा, 21 आ जाएगा। तो ये सभी कैसी हैं, विषम। तो इसका मतलब इसको हम ले सकते हैं। यहाँ पे q की जगह पे अब यहाँ पे आप डालेंगे 1 2 3 कुछ भी एंट्री डाल सकते हैं। तो जब आपने 1 डाला तो कितना आया, आप खुद बताइए कि 1 डालने पे यहाँ पे 10 आया। 2 डालने पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा।
3 डालने पे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये सभी संख्याएं कैसी होंगी, यहाँ पे ये एंट्री जो मिलेगी आपको सम मिलेगी, जो कि हमको नहीं चाहिए। अब फिर से आए और लास्ट वाला हमारा रह जाता है और लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। क्यू की जगह पे आपको 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी। तो 1 डाला आपने तो कितना आया 11 आया, 2 डाला तो कितना आया 17 आया, 3 डालने पे कितना होगा 23 हो जाएगा। तो ये संख्याएं कैसी होंगी, ये विषम होंगी। तो इसका मतलब इसको आप ले सकते हैं। अब आपको विषम वाले पूछे गए थे ना कि हमको विषम वाला चाहिए, विषम वाला फॉर्मेट चाहिए। तो विषम वाला फॉर्मेट क्या होगा, आप खुद देख पा रहे होंगे, ये सम है, ये हमको लेना ही नहीं है। क्या हमको ये लेना है, नहीं लेना है। क्या हमको ये लेना है, बिल्कुल लेना है। क्या ये लेना है, ये नहीं ही लेना है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी नहीं लेना है आपको क्योंकि ये सम दे रहा है। तो बच कौन कौन गए, ये बचा सेकेंड, यहाँ पे फोर्थ बचा और यहाँ पे फिफ्थ या सिक्स्थ बचा, जो भी आया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 रूप का होगा। क्लियरली आपने प्रूव कर दिया यूक्लिड सर के डिवीजन जो एल्गोरिथम है, उनकी विभाजन प्रमेय का है, उसका यूज करके आपने क्लियरली सही आंसर तक पहुंच गए कि यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और बोला गया किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, मतलब आर्मी की कोई टुकड़ी है और उसको 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया अधिकतम का, और ये भी बोला गया है कि सभी को मतलब स्तंभों में एक जैसे ही स्तंभों में मार्च करना है, मतलब स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। कैसे समान होनी चाहिए, अब आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे तो 32 है और यहाँ पे 616 है, तो ये समान कैसे हो सकते हैं। भाई समान हो सकते हैं, कैसे समान हो सकते हैं कि आप एक काम करिए, सबसे पहले स्टार्टिंग किससे हो रही होगी, बैंड वाले आगे चल रहे होंगे, बैंड वाले आगे चल रहे हैं बाई चांस, ये आर्मी बैंड वाले हैं, ये लोग आगे चल रहे हैं और इसमें कितने हैं आर्मी बैंड में 32 हैं। तो 32 के अगर हमने 4 कॉलम में भी लोग बांटे तो कितने कितने आए 8 8 8 8। अब इसके जस्ट पीछे हमको चलानी है आर्मी की सेना की टुकड़ी। अब सेना की टुकड़ी को भी इन 4 में ही मार्च करवाना है। अब 4 में मार्च करवाना है तो आर्मी की ये कंटिंजेंट बोल सकते हैं इसको, कि आर्मी की सेना की टुकड़ी है और इसमें 616 लोग हैं। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक नई वैल्यू मिलेगी, जो कि कितनी मिलेगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये 15 से डिवाइड हो जाएगा और ये 154। तो आपको 154 लोग यहाँ पे मार्च कराने होंगे। तो ये तो रहा एक एग्जाम्पल कि जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये जो आर्मी के बैंड वाले और आर्मी की सेना की टुकड़ी वाले जो लोग होंगे वो एक के पीछे एक चल रहा होगा स्तंभ वाइज, मतलब एक ही कॉलम में चल रहे होंगे वो लोग, कोई ऐसा नहीं है कि आगे पीछे चल रहे होंगे। दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि प्रत्येक स्तंभ में सेम संख्या होनी चाहिए। प्रत्येक स्तंभ में जो भी आप कॉलम ले रहे हैं या फिर जो भी आप रो में चला रहे हैं उन लोगों को, उनकी संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि इसमें भी देखो आपको दिख रहा होगा कि ये एक ही जैसी संख्या होती है, कोई ऐसा नहीं होता एक में ज़्यादा हो जाए एक में कम हो जाए, ये बराबर होते हैं, इधर से भी बराबर उधर से भी बराबर। ऐसे ही इनके पीछे जो चल रहे हैं ये भी बराबर बराबर संख्याओं में होंगे। अब यार ये क्वेश्चन आया है तो आपको यहाँ पे ये भी बोला गया है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या आपको बतानी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बतानी है। ऐसा नहीं है कि मैंने 4 बता दिया तो यहाँ पे 4 ही कॉलम या फिर 4 ही स्तंभ होंगे, बिल्कुल भी गलत बात है ये। तो आपको ये चेक करना होगा कि यहाँ पे अधिकतम स्तंभों की संख्या कैसे मिलेगी। तो समझते हैं। सबसे पहले ये 32 थे आर्मी बैंड वाले। आर्मी बैंड वाले अगर 32 हैं तो हम क्या करते हैं, हमने माना कि स्तंभों की संख्या x है। अगर हमने यहाँ पे ये x मान लिया है तो आर्मी बैंड वाले टोटल लोग कितने हैं 32 हैं। अब इन 32 को कैसे मार्च करवाना है,
x हमारे स्तंभों की संख्या होगी और y क्या होगा, मान के चलो ये स्तंभ हमारे 4 थे और y क्या हो जाएगा, 8 ये प्यूपिल थे, 8 मेंबर थे जो इनमें चल रहे थे, तो 8 × 4 तभी तो हमारा 32 आया। तो अभी इसमें x तो आ चुका है और कमी किसकी है, y की कमी, और y कौन होंगे, जो इन स्तंभों में लोग मार्च कर रहे होंगे, जो स्तंभों में प्रत्येक स्तंभ में बराबर संख्या के लोग मार्च कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे 8 स्तंभ आ जाएं तो कितने लोग मार्च करेंगे प्रत्येक स्तंभ में, 4 लोग मार्च करेंगे, 8 × 4 तभी तो 32 होगा। अगर यहाँ पे 2 स्तंभ आ जाएं तो कितने लोग मार्च करेंगे, 16 लोग मार्च करेंगे, तो 2 × 16 तभी तो 32 होगा। तो हम यहाँ पे एक और चीज अपनी तरफ से मानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं y, और ये y क्या चीज है, यहाँ y बराबर स्तंभों में x स्तंभों में मार्च करने वाले आर्मी बैंड के लोगों की संख्या। ठीक है, आर्मी बैंड में जितने भी लोग मार्च कर रहे हैं, जितने भी सदस्य मार्च कर रहे हैं, उनकी संख्या को हमने y मान लिया। अब सेम केस हमको लेना है आर्मी कंटिंजेंट के साथ। आर्मी की जो ये बटालियन है, जो ये सेना की टुकड़ी है, इसके साथ भी हमें यही केस करना है कि 616 जो है इसमें x तो हमारा फिक्स रहेगा भाई, x चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि स्तंभ तो इनके लिए भी सेम थे, आर्मी बैंड वालों के लिए, और इनके लिए भी सेम ही होंगे सेना की टुकड़ी वालों के लिए। लेकिन यहाँ पे चेंज कौन होगा, यहाँ पे एक नई क्वांटिटी आ जाएगी जिसका नाम होगा z, और ये z कौन होंगे, जैसे हमने यहाँ पे y माने हैं आर्मी बैंड वाले लोग, ऐसे ही z जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे x स्तंभों में मार्च करने वाले आर्मी की टुकड़ी के लोगों की संख्या। अब यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, ये एक्स स्तंभ है। अब यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आपको ये एक्स कॉमन दिख रहे हैं दोनों में। अगर ये एक्स कॉमन दिख रहे हैं, स्तंभों की संख्या कॉमन दिख रही है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी 32 और 616 में कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिखना चाहिए। और कॉमन के लिए किसके पास जाएंगे, कॉमन भी ऐसा नहीं छोटा मोटा दिखना चाहिए। उसने बोला है कि स्तंभों की अधिकतम, अधिकतम का मतलब हुआ हाईएस्ट नंबर चाहिए हमको, हाईएस्ट कॉमन नंबर चाहिए। और हाईएस्ट कॉमन कौन देता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा HCF, और HCF हमें किसका निकालना है, 32 का और 616 का। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अब कभी आपको दिखता है तो डायरेक्ट ना बताएं कि 32 और 616 का HCF निकालना होगा, यहाँ पे बिल्कुल भी गलत होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, पहले उसको थ्योरेटिकली पूरी तरह से करना होगा, आपको अच्छे से सिंप्लीफाई या फिर उसको सॉल्व करना होगा, तब ही आगे चल के HCF तक पहुँचना है। अब आपको समझ में आया होगा कि इसमें HCF ही क्यों निकालना है। HCF इसलिए लगाना है क्योंकि स्तंभों की संख्या इधर कॉमन है, तो इधर भी आपको हाईएस्ट नंबर ही चाहिए। तो HCF के लिए आप क्या करेंगे, HCF 616 और 32 का निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 616, और किससे निकाल रहे होंगे आप निकाल रहे हैं यहाँ पे डिवीज़न के, जो यूक्लिड सर का एल्गोरिथम है डिवीज़न का, उसके थ्रू निकाल रहे हैं। तो 616 32 से मल्टीप्लाई किया, कितने टाइम्स जाएगा ये, सभी बताएं कितने टाइम्स जाएगा, लगभग 19 टाइम्स करके देख लेते हैं कितना गया। ये 38 हो जाएगा, ये 57 और 3 60 हो जाएगा, सही है। 608 आया और बच कितना गया, यहाँ पे 8 बच गया। 8 जब बच जाएगा तो इस 8 का अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 32 को इस बार भाज्य का काम करेगा, ये ए का काम करेगा, 8 से भाग लगाया जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस बार जो आपका यहाँ पे HCF आया वो कितना आया, 8 आया, और यही आपका HCF होगा 8। और ये HCF 8 जब आया है तो इधर आपको हाईएस्ट कॉमन या फिर कुछ भी कॉमन क्या दिख रहा था, x दिख रहा था, तो इधर आपको हाईएस्ट कॉमन क्या दिखने लगा, अब 8 दिखने लगा ना।
तो जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा अल्टीमेटली, ये x ही तो है जो कि 8 आया है HCF, हमको HCF ही तो निकालना था 32 और 616 का, जो कि कितना आया 8 आया, और इधर भी आपको HCF ही दिख रहा होगा क्योंकि ये कॉमन था और ये हाईएस्ट भी है, तो x बराबर 8 आया, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8 कॉलम्स हो जाएंगे, मतलब 8 स्तंभ हो जाएंगे। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8। आपका 8 इसमें सही आंसर होगा। आप एक बार इसको अच्छे से उतार लें वीडियो को पॉज करके, और अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा देखें पूरी वीडियो को। यहीं से आगे बढ़ते हैं कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q रूप का एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ये बिल्कुल इससे जो पिछला क्वेश्चन था परेड वाला, इससे भी जस्ट पिछले वाला जो है वो बिल्कुल ऐसा ही था, सेम क्वेश्चन था, फिर भी आप समझ लीजिए। वैसे आपको ये खुद करना चाहिए वीडियो को पॉज करके, लेकिन समझ लीजिए। यूक्लिड साहब हमको बता के गए कि a बराबर BQ + R से आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना है। अब कैसे करना है कि a बराबर BQ + R, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये तो 2Q फॉर्मेट का है और ये 2Q + 1 फॉर्मेट का है, तो इसको 2Q + 0 भी बोल सकते हैं। अब इसे कंपेयर करें BQ + R से, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा कि ये देखिए Q Q Q, ये तीनों में सेम हो गया, और b बराबर कितना आया 2। अब आप डिवाइड किस में कर रहे हैं, डिवाइड a में कर रहे होते हैं b के द्वारा, इसका मतलब तो यही होता है, और b कितना है 2, तो रिमाइंडर कितना आ सकता है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जब आप 2 से भाग लगा रहे हैं तो या तो रिमाइंडर जो शेषफल होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा। अब यदि ये 0 या 1 होगा तो ये बन के क्या आए आगे चल के, अगर हम इन सभी की वैल्यूज रखें, a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, q जो कि q, r का पहला वाला वैल्यू कितना है 0, दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा r का 1 हो जाएगा। अब आप खुद बताइए कि q यहाँ पे उसने खुद बोला था कि q जो है वो कोई भी पूर्णांक है, q यहाँ पे कुछ भी पूर्णांक है, तो आप पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, कुछ भी रख सकते हैं। उसने धनात्मक के लिए बोला है, तो धनात्मक का केस ये है कि हम पॉजिटिव ही पूर्णांक ले लेते हैं, नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव रखा, तो आप जब यहाँ पे q की जगह पे कुछ भी रखेंगे, q की जगह पे आपने 1 रखा तो 2 देगा ही, q की जगह पे 2 रखा तो 4 देगा, 3 रखा तो 6 देगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये सम होगा या विषम होगा, सम होगा। सेम केस यहाँ पे बताइए कि अगर आप q की जगह पे 1 2 3 में से कुछ भी डालते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 होगा, ये 2 रखने पे कितना आ जाएगा 5, 3 रखने पे कितना आ जाएगा 7, ये ऐसे ही चलता जाएगा, और ये कितना होगा, विषम होगा। तो आप सभी बताइए कि ये जो फॉर्मेट है, ये सम संख्याओं को दर्शा रहा है, और ये किसको दर्शा रहा है, विषम संख्याओं को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे यही तो पूछा गया था इसने कि ये जो धनात्मक सम पूर्णांकों के लिए क्या होना चाहिए, 2q को डिनोट करना है, और सम भी आ रहे हैं, देखो सम पूर्णांक ही आ रहे हैं इसमें विषम आ रहे हैं, तो ये 2q + 1 का हो गया। ये 2q + 1 का उसने खुद बोला है कि विषम पूर्णांकों के लिए हमको 2q + 1 ला के दो, तो ये देखिए 2q + 1 आ गया विषमों के लिए, और सम के लिए कितना आया 2q आया। तो यही आपका डिजायर्ड आंसर होगा। आप लिख भी सकते हैं कि अतः सम धनात्मक पूर्णांकों के लिए 2q रूप होगा और विषम धनात्मक पूर्णांकों के लिए 2q + 1 रूप होगा। तो यही था आज का ये कंप्लीट लेक्चर यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के ऊपर, यूक्लिड साहब की विभाजन प्रमेयिका को लेके। और अगले लेक्चर्स आपको रियल नंबर्स पे बहुत और ज़्यादा डीप मिलेंगे और ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।